अध्याय 3 कृषि भूमंडलीकरण एवं कृषि भूमि। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि के बारे में हम आज इस कालखंड में चर्चा करेंगे भैया बहन। तो आइए हम आखिर जानने का प्रयास करें कि आखिर भूमंडलीकरण क्या है। दशम के सभी भैया बहनों का एक बार स्वागत है और कल के कालखंड से हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ से आगे बढ़ना है। तो पहले तो हमको यही जानना पड़ेगा कि भूमंडलीकरण का आशय क्या है। तो भैया बहनों, भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय से है। समन्वय का मतलब क्या? तालमेल, सामंजस्य। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधकों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। कहने का अभिप्राय ये भैया बहनों कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना, आयात निर्यात, वस्तुओं का आदान प्रदान बेरोक टोक जब एक देश से दूसरे देश होता है, और इसी को ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं। अर्थात पूरी भूमि में विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों के साथ बेरोक टोक व्यापार होना, यह भूमंडलीकरण कहलाता है। तो आइए, आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। पहले जो कृषि होता था भैया बहनों, वह कृषि हमारे जीविकोपार्जन का एक माध्यम बनता था, मगर आज जो कृषि हो रहा है वो क्या हो रहा है? वह जो कृषि है एक व्यापार बन चुका है। आज हम देखते हैं सिंचाई सुविधाओं का निरंतर हमने प्रचार किया, प्रसार किया। ट्यूबवेल, नल, तालाब, कुआं, नहर, बांध, न जाने कितनी सारी सिंचाई सुविधाएं हमने उपलब्ध किया। फिर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक उर्वरकों का इत्यादि। फिर एक फसल काट करके बहुफसल उगाना, बार बार फसलें उगाना, और हमारा उद्देश्य अब क्या हो गया है? व्यापार करना। हमने व्यापारिक फसलें उगाना शुरू कर दिया है, जिससे हम बाजारों में बेचकर उससे ज़्यादा पैसा कमा सकें। और इस तरीके से हम देखते हैं कि आज खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जो नीचे हम जानने का प्रयास करें भैया बहनों। विकसित देशों की सरकारें अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान देने का प्रयास करती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, चावल उत्पादन के लिए अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान 89% तक सहायता देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं भैया बहनों, गेहूं के उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32%, और साथ ही हम जापान की बात करें तो यह 99% अपने किसानों को आर्थिक सहायता या अनुदान प्रदान करती है। विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहां पर किसानों की जो फसल लागत है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है या नहीं के बराबर होती है। और फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते दामों में बिकने लगती है। भैया बहनों, जब उसका अनाज सस्ते दामों में बिकने लगती है तो उसकी मांग भी बहुत अधिक होती है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि विकसित देशों की अनाजों की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। परंतु इसका दूसरा पक्ष क्या है? तो भैया बहनों, दूसरा पक्ष है विकासशील देश ये अनुदान नहीं दे पाते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर हम देखते हैं लगभग 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.83% टैक्स लिया जाता है। इससे इनके कृषि उत्पाद महंगे हो जाते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के उत्पादित अनाज महंगे होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे महंगे अनाजों की मांग कम होती है, जबकि विकसित राष्ट्रों की उत्पादित अनाज सस्ते दामों पर बिकती है, इसलिए उसकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है और इससे विकासशील देशों को नुकसान होता है। भैया बहनों, इसके लिए क्या कहा गया? तो कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विकासशील देशों ने विरोध किया। विकासशील देशों ने अनुदान देना बंद नहीं किया है, बल्कि विकसित देशों से निवेदन किया गया कि वे अपने कृषि क्षेत्र में इतने अनुदान ना दें। भैया बहनों, मगर आज भी विकसित देश अपने कृषकों को बहुत ज़्यादा अनुदान देते हैं, सहायता राशि प्रदान करते हैं, जिसके कारण उसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक है। साथ ही साथ हम और देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन
जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर रही है ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। कहने का अभिप्राय क्या है कि कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है। नए नए किस्म के बीजों का ये निर्माण कर रहे हैं, नए नए फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और इनके साथ साथ इन्होंने क्या किया, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का भी इन्होंने आविष्कार किया है। अब ये किसान, विकसित राष्ट्र के किसान क्या करें भैया बहनों, तो हम ये देखते हैं कि ये अपने द्वारा उत्पादित अनाज, जो नए नए किस्म के अनाज बाजार में लाते हैं, मगर उन पर लगने वाले बीमारियों के लिए या उनके फसल को उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये कीटनाशक दवाइयाँ और साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी निर्माण करते हैं। अब इससे क्या होता है, जब वही अनाज या फसल वह किसान उगाता है तो उसे उसी कंपनी से ही कीटनाशक दवाइयाँ एवं रासायनिक उर्वरक खरीदने पड़ते हैं। पश्चिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी हुई है, जिनको दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्म जैसे एलाइड, साइनामिड और फिर सेवरॉन, डुपोर्ट, शिवागीगी आदि, हम ये सब देखते हैं कि ये खरीद करके एक पक्षीय एकीकरण कर लिया है। अर्थात आज ये बहुत सारी कंपनियां इसी काम में लगे हुए हैं। और भैया बहनों, आज किसान लगातार जब अनाज जहाँ से खरीदता है वहीं से वह कीटनाशक दवाइयाँ खरीदते जा रहा है, वहीं से रासायनिक उर्वरक भी खरीदता है और इसके कारण आज हमारी जो निर्भरता है वह विदेशों पर बढ़ते जा रही है। भैया बहनों, आज हम देखते हैं कि किसान आज उसी विदेशी कंपनी पर आश्रित होते जा रहा है। इससे विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह गड़बड़ाने लगा है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है और आज हर कृषक विकसित राष्ट्रों की उसी फसल को, उसी अनाज, उन्नत किस्म के बीजों को और रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लगा है। और हम देखते हैं कि आज कृषक विदेशी कंपनियों पर ज़्यादा से ज़्यादा आश्रित होते जा रहा है। भैया बहनों, यही भूमंडलीकरण है। हमने देखा भूमंडलीकरण, एक बार पुनः ध्यान दिला दूं, अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय होना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य व्यापार अवरोधकों को कम करना एवं बेरोक टोक वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात, इसे ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं। भैया बहनों, ये पाठ समाप्त होता है और आगे के कालखंड में यहाँ के प्रश्नोत्तर और जो महत्वपूर्ण बातें और है उस पर अगले वीडियो में मैं अवश्य बताने का प्रयास करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। घरों में रहें, स्वस्थ रहें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।